Firstly, many congratulations to all of you. Okay. इंडिया के कुछ ऐसे टफेस्ट एग्जाम्स हैं जिनमें से कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के एग्जाम्स भी एक है. हालांकि CSET इज नॉट दैट टफेस्ट, ठीक है, बट हाँ, क्लियरिंग फर्स्ट लेवल ऑफ एनी प्रोफेशनल कोर्स इज इटसेल्फ अ मोटिवेशन. वो खुद में ही आपको एक अच्छी फीलिंग देता है, राइट. एंड सेकेंडली, आप ये इंश्योर हो जाते हो कि मैं अब आगे जा सकता हूँ या मैं अब आगे जा सकती हूँ. तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. आई होप आप लोग ने आपके घर में, ठीक है, भले ये छोटी सी सक्सेस है, ये सक्सेस का पहला स्टेप है, तो आई होप आप लोग ने आपके घर में इसे सेलिब्रेट किया होगा. अरे हाँ कि नहीं? डिड यू ऑल सेलिब्रेट? नॉट सेलिब्रेट इन दैट सेंस, बट डिड यू ऑल, एनीबडी इन चैट बॉक्स? बढ़िया, चलो, थैंक यू. चलो, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग दिस वेबिनार? व्हाट इज द पर्पस ऑफ asking you all to come for this webinar? There are 3-4 important reasons. One of the reason is CS executive level is very difficult, right? CSET का और CSET में जो आपको मार्क्स मिला है उसका कोई लेना देना नहीं है आपके एग्जीक्यूटिव के साथ. Whatever you have scored in CSET has no relevance in CS executive. Mark this at this very moment. Mark my words, at very moment. ET has nothing to do with executive, right? So firstly, you people have to understand this. ET में whatever you have scored, whatever marks you have scored at EET level, that should not hit your brain. ठीक है, वो यहाँ पे आपको ऐसा अफेक्ट नहीं करना चाहिए कि चल मैं तो पास हो गया, अब तो बस, ठीक है, अब तो दुनिया मुट्ठी में, अपन ही भगवान है. ये सारी फीलिंग आपको नहीं देना चाहिए अगर आप EET पास हो गए हो. Anybody here in this meeting who has not cleared CSET or whose exam got cancelled? If yes, please write your name, because मुझे उन बच्चों से भी बात करनी है, वो बच्चे जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया या जिन्होंने नहीं क्लियर किया. ऐसे कुछ है, कोई है? और अगर ऐसा कोई है तो चैट बॉक्स में अपना नाम डाल दे. चलो, फिलहाल तो किसी ने नहीं डाला, तो आई प्रिज्यूम दैट एवरीबडी हैज क्लियर्ड देयर एग्जाम्स. नाइस. या, so first we will discuss the technicalities of executive. Second we'll discuss, ठीक है, when I say technicalities I mean to say, जब बात आती है डिस्कशन की, एक सेकेंड. चलो, so firstly we'll discuss about the subjects we have in executive 1. 2, we will discuss about registration dates with ICSI, dates along with registration fees, कि कब रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन एक डेट के पहले किया तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. 3, we have to discuss about some extra formalities which you people have to take care of. कौन सी फॉर्मेलिटीज़ जिनका ख्याल रखना है सर हमें? तो एक है 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, वो क्या होता है वो हम देखेंगे. फिर एक है प्री एग्ज़ाम टेस्ट, व्हाट इज़ प्री एग्ज़ाम टेस्ट, वो हम समझेंगे, ठीक है. देन फोर्थ, what JK Shah classes has done in offline and online, and when we are starting our coaching for December 24 and June 25. So that would be the last part, ठीक है. हम उस प्रकार से एक एक करके सारी चीज़ों को टैकल करेंगे. एंड लास्ट में,
ठीक है, at the end of the webinar we'll discuss some Q&A questions. You people will be allowed to put your questions in the chat box, or you can unmute yourself, and then by this we'll solve your queries in this webinar along with me. ठीक है, मेरे साथ साथ मेरे प्रोफेसर जिन्होंने मुझे पढ़ाया था मेरे सीएस के दौरान वो भी है, राइट। मुझे सीएस फाउंडेशन, हमारे टाइम पे तो सीएस डबल ई टी था नहीं, तो सीएस फाउंडेशन, सीएस हमारे टाइम पे सीएस फाउंडेशन, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल, तीनों लेवल पे मुझे एक टीचर ने पढ़ाया था, वो भी मेरे साथ इस वेबिनार में जुड़े हुए। ठीक है, प्रवीण सर उनका नाम है। आप लोगों ने देखो, प्रवीण सर आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। आप लोगों को अगर पता रहेगा तो रिसेंटली हम लोग ने हमारे जेकेसी ऑफिशियल चैनल पे, ठीक है, ऑफिशियल जेकेसी सीएस, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। ऐसे तो एक मेन चैनल है, बट उस मेन चैनल पे सीए का कंटेंट अपलोड होता है। ये चैनल एक्सक्लूसिवली सीएस के लिए, ठीक है, दिस इज जेके शाह चैनल एक्सक्लूसिव फॉर सीएस कंटेंट, तो एक्सक्लूसिव फॉर सीएस। तो इस चैनल पे हम लोग ने इस बार योद्धा बैच चालू की थी सीएस ईटी वालों के लिए। तो उस योद्धा बैच में इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपको प्रवीण सर ने पढ़ाया था, राइट। रिसेंटली आपको जो करंट अफेयर्स आया था जुलाई में, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आए थे आपके जुलाई के पेपर में, उन करंट अफेयर्स का सॉल्यूशन एग्जाम के ठीक नेक्स्ट डे पर भी हम लोग ने अपलोड कर दिया था, राइट। सो इस चैनल पे आप जाकर बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। ये चैनल पे आपको सीएस का ही कंटेंट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, राइट। सो कमिंग बैक टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, सिंस ऑल यू पीपल नो कि सीएस एग्जीक्यूटिव जो है हमारा सीएस एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है, 2 मॉड्यूल्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है, 2 ग्रुप्स है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। नाउ ग्रुप 1 हैज 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है, ग्रुप 2 हैज 3 सब्जेक्ट्स। अगर आप भी ये लिखना चाहते हो मेरे साथ साथ, अच्छी बात है, आप लिख सकते हो, या बाद में आप फोटो क्लिक कर लेना, ठीक है। ग्रुप 1 हैज 4 सब्जेक्ट्स, ग्रुप 2 हैज 3 सब्जेक्ट्स। व्हाट आर दोस 4 सब्जेक्ट्स? कौन से 4 सब्जेक्ट है वो, ठीक है, हम अगर एक एक करके बात करें, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम थोड़ा भारी है, थोड़ा आपको सुन के ऐसा टेंशन आएगा। पहले कुछ हफ्ते तो बच्चे ज्यूरिस्प्रूडेंस प्रोनाउंस करने में ही टाइम निकालते हैं, ठीक है। एक बार एक स्टूडेंट है मेरे को बोलता है, सर आप वो सब्जेक्ट पढ़ाते हो ना ज्यूरिसडिक्शन, मस्त है वो। तो वो ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन, जनरल लॉ। ज़्यादा दिक्कत हो, टेंशन लेने का नहीं, प्यार से बुलाने का, JIGL, राइट। सो वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट इज JIGL फॉर 100 मार्क्स। सर व्हाट इज दिस सब्जेक्ट ऑल अबाउट, व्हाट डू वी हैव इन JIGL, क्या है JIGL में, वो हम सब एक साथ डिस्कस करेंगे। पहले आप सब्जेक्ट के नाम सुन लो। सेकेंड सब्जेक्ट विच वी हैव इज कंपनी लॉ, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी की आन बान और शान, कंपनी लॉ। फिर वी हैव सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, ठीक है, SBILL, इसको आजकल नए नाम से बुलाया जा रहा है SBIL, ठीक है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस, SBIL। एंड देन fourth subject is corporate accounts and financial management, CAFM basically, that is your fourth subject. Group 2 में, since I told you there are 3 subjects, one is capital market and securities law, second one is ECIPL, economic commercial intellectual property laws, and last one is DT and IDT, direct tax and indirect tax, right. Sir all subjects are for 100 marks? Yes, all subjects are for 100 marks, all subjects are for 100 marks. Now you have a bifurcation of 60-40 in accounts and FM, right, but देखोगे तो ऐसा ओवरऑल सब्जेक्ट 100 मार्क्स का ही है,
हर सब्जेक्ट के अंदर इंटरनल बाइफर्केशन आपको मिल सकता है, बट ग्रुप 1 इज फॉर 400 मार्क्स एंड ग्रुप 2 इज फॉर 300 मार्क्स। सो एक चीज कंफर्म हो जाती है कि हमारा एग्जीक्यूटिव जो है वो 700 मार्क्स का है, ठीक है, इट इज फॉर 700 मार्क्स, राइट। नाउ कमिंग टू सब्जेक्ट्स, क्यों मैं कहता हूँ, ठीक है, हालांकि ये कहना गलत है, बट मैं ये शर्माऊंगा नहीं ये कहने के लिए कि सी ए सी टी एक प्रकार का स्कैम है। देखो, आपका मेरे हिसाब से फर्स्ट लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तब आपको समझेगा कि ये कोर्स आगे जाके कितना कठिन होने वाला है। बट आप लोग को भी पता है कि सी एस सी टी हद से ज़्यादा आसान है, ठीक है, उसमें हद से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी हुई है। आप देखो, आपके पास सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट्स का कंटेंट बहुत छोटा था, ठीक है, लोगों से आपने सुना रहेगा कि मैंने एक हफ्ते में पढ़ के पास कर लिया, ठीक है, कुछ लोगों से सुना रहेगा कि मेरा एग्ज़ाम तो घर से हुआ, तो मैं तो बस ऐसे ही पास हो गया। सो ये जो एटीट्यूड आप डेवलप कर लेते हो सी एस सी टी के दौरान कि ऐसा हो जाएगा करके, ये एटीट्यूड आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा एग्जीक्यूटिव में, राइट। If in the very first week of executive class you did not understand that whatever I am doing is way difficult, ठीक है, अगर आपको ये पहले ही हफ्ते में नहीं समझ आता कि जो आप पढ़ रहे हो वो बहुत ज़्यादा कठिन है, तो फिर बेसिकली आप मुश्किल में जाने वाले हो, ठीक है। जनरली ये बात कोई नहीं करता, जनरली इसके बारे में कोई डिस्कशन करता ही नहीं है। एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है अगर उसे शुरुआत से नहीं अच्छे से पढ़ा तो, ठीक है, आप उसको डबल ईटी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, आप पहले ही सब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले लो। आई टीच फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज JIGL सिंस लास्ट 10 years। दिस सब्जेक्ट हैज 18 चैप्टर्स, 18 चैप्टर है। आपके पूरे CSET कोर्स में 18 चैप्टर भी नहीं थे, इस अकेले सब्जेक्ट में 18 चैप्टर है। एंड ऑल दोस चैप्टर्स यू हैव इन JIGL आर ऑल प्योर लॉस, सारे कानून है। आप JIGL के अंदर CRPC पढ़ते हो, आप JIGL के अंदर IPC पढ़ते हो, आप JIGL के अंदर एविडेंस एक्ट पढ़ते हो, आप JIGL के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हो। हर वो जनरल लॉ जो इस कंट्री में काम आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर सोर्स ऑफ लॉ तक, या IPC से लेकर लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट तक, हर वो चैप्टर जो जनरल लॉ के नाम पर इस कंट्री में यूज होता है वो इस सब्जेक्ट के अंदर डाल रखा है। तो सब्जेक्ट खुद ही एकदम भारी भरकम सा है। एंड सेकेंड क्या हो जाता है, अब आपको MCQs नहीं आने वाले। कोई अगर आपको कह रहा है कि 20 मार्क्स के MCQs हैं, 80 मार्क्स का आपको लिखना है, तो आप अगर इस इंटेंशन से बैठे हो कि चल मैं 20 मार्क्स के MCQs क्रैक कर लूंगा, तो लास्ट 2 अटेम्प्ट के पेपर उठा के देख लो और मुझे ढूंढ के दिखाओ कि उन पेपर में MCQs कहाँ हैं। लास्ट 2 अटेम्प्ट के पेपर्स में कहीं MCQ नहीं पूछे गए। हाँ, 20 मार्क का एक अलग से क्वेश्चन पूछा गया है, बट वो MCQ क्वेश्चंस नहीं है। तो इस चीज़ से भ्रमित मत रहना, इस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड मत रहना कि भाई 20 मार्क्स MCQs हैं एग्जीक्यूटिव में एंड 80 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। एंटायर पेपर इज डिस्क्रिप्टिव, एंड व्हेन आई से डिस्क्रिप्टिव इट मींस यू आर सपोज टू प्रेजेंट योर आंसर। आप खुद सोचो कि लास्ट आपने आंसर प्रेजेंटेशन कब किया था? आप लास्ट 6 महीने में आंसर लिखा ही नहीं है आप लोगों ने। आप लोगों ने सिर्फ कंटेंट देखा है, समझा है, उसका MCQ मार्क किया है। तो चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है, इसे शुरुआत से ही समझना। आता हूँ मैं कंपनी लॉ पर। कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी चलता फिरता कंपनी लॉ है, ठीक है। क्यों कहते हैं ऐसा? बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी कंपनी फॉर्मेशन से लेकर कंपनी डिसोल्यूशन तक कंपनी लॉ में सब पड़ता है, ठीक है। कंपनी फॉर्मेशन के बाद प्रमोटर के कॉन्सेप्ट से लेकर जब लिक्विडेटर अपॉइंट करना पड़ता है कंपनी को बंद करने के लिए, कंपनी सेक्रेटरी सब पढ़ता है। बोर्ड मीटिंग से लेकर एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में कंपनी लॉ में कंपनी सेक्रेटरी सब पढ़ता है। इसीलिए मैंने कहा था दैट अ कंपनी सेक्रेटरी इज इनकम्प्लीट विदाउट अ कंपनी लॉ। तो ये जो सब्जेक्ट है कंपनी लॉ,
ठीक है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर फ्यूचर व्हेन यू कंप्लीट योर सीएस एंड व्हेन यू गो फॉर इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के दौरान इंटरव्यू में आपको कंपनी लॉ के सेक्शंस पे आपको जज किया जाता है, आपको केसेस बना के दिए जाते हैं इंटरव्यू में। स्पेशली अगर आप कंपनी वगैरह में इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पे आपको कंपनी लॉ कितना अच्छे से आता है ये आपको चेक किया जाता है। और अगर आपको मेरी बात पे डाउट है तो आपके आसपास में कोई कंपनी सेक्रेटरी है जो इंटर्नशिप कर रहा है या ऑलरेडी सीएस है, उसको पूछना कि हाउ मच रेलेवेंट कंपनी लॉ इज इन योर करियर। सिर्फ इतना ही पूछना, आपको जवाब मिल जाएगा। तो कंपनी लॉ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आने वाला है एकेडमिकली भी और इंडस्ट्री में भी, जब आप इंटर्नशिप या सीएस बन के आगे जाओगे। नेक्स्ट आता है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज। देखो सीएस एक ऐसा कोर्स है जिसमें एरिया ऑफ वर्क इज नॉट डिफाइंड। जैसे सीए के केस में दीज पीपल नो दैट आई हैव टू गो एंड डू टैक्स ऑडिट, और आई हैव टू गो एंड डू फाइनेंशियल ऑडिट, or I have to go and do income tax filing, right? So CA work is very much defined, but CS work is not defined, because CS can be appointed, CS can be put for any work if it is related to law. Like for example, मान लो आपकी जॉब किसी ऐसी कंपनी में लगती है जो मैन्युफैक्चरिंग में है। एग्जाम्पल के तौर पर अमूल ले लो, एग्जाम्पल के तौर पर ब्रिटानिया ले लो। तो जब आप ब्रिटानिया में जाके काम करोगे तो सिर्फ कंपनी लॉ आपके लिए सफिशिएंट नहीं है बॉस, फिर आपको लेबर लॉ भी आना चाहिए। और ब्रिटानिया एक प्रकार की इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट बनाती है, तो आपको इंडस्ट्रियल लॉ भी आना चाहिए। ब्रिटानिया जो प्रोडक्ट बनाती है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, इसीलिए आपको एनवायरमेंटल लॉज भी आना चाहिए। यू शुड नो ऑल लॉज if you are working with a different sector. Imagine if you are working with an insurance company, don't you feel कि आपको IRDA आना चाहिए? If you are working with any banking company, don't you feel that you should know banking regulations? इसीलिए SBILL में ये सब्जेक्ट जो है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल लेबर लॉस, इसमें आपको हर प्रकार का लॉ सिखाया जाता है, ये ध्यान में रखते हुए कि अगर आपकी जॉब बैंकिंग सेक्टर में लगती है तो कौन से लॉ आने चाहिए। अगर आपकी जॉब किसी ऐसी कंपनी में लगती है जिनकी खुद की फैक्ट्री या इंडस्ट्री है जो प्रोडक्शन में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, तो कौन सा लॉ आपको आना चाहिए। इमेजिन अ सिचुएशन कि आप किसी कंपनी में गए, ठीक है, और आपको अपॉइंट ही इस चीज़ के लिए किया था दैट यू आर अ चलता फिरता लॉ, एंड देन यू लैंड अप दैट यू डोंट नो एनीथिंग। इसीलिए सीएस इंस्टीट्यूट जो है हमारा, वो जब एकेडमिक्स तैयार करता है, वो जब कोर्स तैयार करता है, सिलेबस तैयार करता है, तो वो ये ध्यान रखता है कि अगर हमारा प्रोफेशनल अगर इस एंटिटी में जाके काम करेगा तो इसके एसोसिएशन में कौन से लॉज हैं जो उसको आने चाहिए। और इस वजह से कोर्स क्या होता है, इतने कंटेंट से बढ़ जाता है तो आपको डिफिकल्ट लगने लगता है। तो ये डिफिकल्ट आपको 1.5 महीने के बाद जाके ना लगे, इसीलिए आज ही कह रहा हूँ 1.5 महीने पहले कि ये डिफिकल्ट है। तो जब आप यहाँ से रेडी हो जाओगे कि ये चीज़ डिफिकल्ट है, तो आपको 1.5 महीने बाद इस बात के बारे में कोई बताने नहीं भी आया तो आप ऑलरेडी माइंडसेट बनकर उसी तरीके से अपनी तैयारी रखोगे। SBIL subject is that subject which has varieties of law, because you never know, ICS I never know, I never know that in which company you are going to work, where you are going to work. तो इसीलिए आपको इसमें सब पढ़ाया जाता है, राइट। अच्छा सर, बट मुझे तो सर प्रैक्टिकल से डर लगता है यार। सर मैंने तो CS इसीलिए लिया था क्योंकि आपने सिखाया था कि सर इसमें थियरी ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकल कम होता है। सर आई एम जस्ट अफ्रेड ऑफ नंबर्स सर। अब आपने नाम ले लिया कि अकाउंट्स है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। देखो इसमें जो कॉर्पोरेट अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको दिया है ना, वो प्योर अकाउंटिंग नहीं है, वो प्योर न्यूमेरिकल नहीं है। ICSI will not ask you to solve questions. ICSI will not ask you to solve balance sheets. ठीक है, that is not your job and that was never your job. तो सर मतलब अकाउंट्स में भी थियरी पूछी जाती है? जी हाँ, अकाउंट्स में भी थियोरेटिकल चीज़ें पूछी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देयर आर सम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स,
हर कंपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखे हैं। तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, आपको कंसोलिडेशन क्या होता है, अंडरराइटिंग क्या होता है, बायबैक किसे कहते हैं, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स क्या होता है, ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़नी है आपको। सिमिलरली एफएम सब्जेक्ट के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, रेशो एनालिसिस कैसे होता है, बजटरी कंट्रोल कैसे होता है, वो छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है। सो योर टॉपिक इन अकाउंट्स एंड एफएम आर नॉट डिफिकल्ट, दे आर मैनेजेबल। सो यू आर नॉट सपोज टू अफ्रेड ऑफ नंबर्स। ठीक है, किसी चीज़ से डरना नहीं है। ठीक है, ये मैनेजेबल चीज़ है। बट हाँ, अगर आप 2 महीने बाद उठाओगे तो आपको हर चीज़ डिफ़िकल्टी लगेगी। मैं बार बार आपको हर 5 मिनट बाद इसी चीज़ का ध्यान दिलवाऊंगा कि इफ़ यू आर एंटरिंग इनटू एग्जीक्यूटिव, योर माइंड सेट शुड बी क्लियर दैट आई हैव टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। ठीक है, ये ईटी नहीं है कि एक हफ्ते में तू क्रैक कर लेगा। एक हफ्ते में किसी ने आज तक ऐसे एग्जाम्स जो इंडिया में टफेस्ट एग्जाम माने जाते हैं, वो आज तक कभी किसी ने क्रैक नहीं किए। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ बैठा है जिसका ये विचार है कि सर क्या सीएस अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या मुझे ये स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट में मुझे कोई मेरा करियर बनाने का रास्ता दे सकता है? दे सकता है। इसीलिए इंस्टीट्यूट ने आपको एक सब्जेक्ट दे रखा है जिसका नाम है CMSL। CM स्टैंड्स फॉर कैपिटल मार्केट, SL स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज लॉ। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स ये वेबिनार में बैठे हैं एंड दोज हु आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैपिटल मार्केट, those who want to get attract to capital market, this subject is for you। CMSL में आपको हर वो चीज़ सिखाई जाती है जो बाहर प्रैक्टिकली होती है। एग्जाम्पल के तौर पर IPO, और इंडिया में कोई भी IPO बिना कंपनी सेक्रेटरी के पॉसिबल नहीं है। इसीलिए IPO के पहले रेगुलेशन से लेकर आखिरी रेगुलेशन तक सब CS को सिखाया जाता है। से फॉर एग्जाम्पल मर्जर, अगर कोई कंपनी किसी कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, बीच में एक न्यूज़ आई थी कि इंडिया की 2 बड़ी मीडिया कंपनीज, ठीक है, इंडिया की बड़ी डिजिटल मीडिया कंपनीज सोनी टेलीविजन एंड जी लिमिटेड, ये दोनों मर्ज होने वाले थे। किसी रीज़न से ये मर्जर नहीं हो पाया, किसी कारण से ये मर्जर नहीं हो पाया, और अभी भी खबर ये है कि हो सकता है। बट सर ये मर्जर करने के दौरान क्या CS की कोई ज़रूरत लगेगी? यस। मर्जर के लिए जो स्कीम तैयार होती है ना, वो स्कीम बनाने का काम कंपनी सेक्रेटरी और टीम करती है। सिमिलरली जब एक कंपनी फ्रेंडली टेक ओवर कर रही है या हॉस्टाइल टेक ओवर कर रही है, तो वो टेक ओवर प्रोसेस, टेक ओवर मीन्स व्हाट, टेकिंग ओवर द स्टेक ऑफ अदर कंपनी, मे बी इन अ फ्रेंडली वे, मे बी इन अ एनिमी वे। But do we need a company secretary for that? Yes. Similarly, क्यों हमारी कंट्री में कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट में किसी इन्वेस्टर का नुकसान ना हो, तो इसीलिए सेबी बना रखी है। तो आप अगर ऐसी किसी कंपनी में काम कर रहे हो जिसकी कंपनी के शेयर मार्केट पे लिस्ट है, तो डे टू डे इंटरैक्शन आपकी कंपनी का जब सेबी से होगा, तो सवाल उठता है कि उस कंपनी में कौन है जो वो सेबी के साथ इंटरैक्शन मेंटेन करेगा? तो वो कंपनी सेक्रेटरी है। कंपनी सेक्रेटरी को रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ, फिर वो सेबी हो, IBBI हो, ट्राई हो, RBI हो, CCI हो, IRDAI हो, इन सब के साथ डेली बेसिस पे आपको इनके साथ इंटरेक्शन मेंटेन करना पड़ता है। आप टेलीकॉम कंपनी में काम कर रहे हो, ट्राई के साथ आपका बातचीत होता रहेगा। आप कमर्शियल बैंक में काम कर रहे हो, आपका RBI से बातचीत होता रहेगा। आप ऐसी किसी कंपनी में काम कर रहे हो जो सर्विस ओरिएंटेड है या मैन्युफैक्चरिंग है, तो हो सकता है CCI से आपको बात करना पड़ेगा। आप ऐसी किसी कंपनी में काम कर रहे हो जो इंश्योरेंस में, तो आपको IRDA के साथ बात करना पड़ेगा। आप किसी रियल एस्टेट कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको रेरा के साथ बात करना पड़ेगा। सो व्हेन आई से दैट अ पर्सन फ्रॉम अ कंपनी हैज टू रिप्रेजेंट अ कंपनी बिफोर अ रेगुलेटरी, दैट पर्सन इज अ कंपनी सेक्रेटरी। एंड मैं नहीं कह रहा हूँ, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है दैट अ कंपनी सेक्रेटरी इज अ की मैनेजरियल पर्सनल। देयर आर ओनली 5 की मैनेजरियल पर्सनल्स।
ठीक है, ओनली 5, CFO, CEO, फुल टाइम डायरेक्टर, ठीक है, देन कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। इसमें ना चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, ना कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट आता है। की मैनेजरियल पर्सनल्स आर दोज पीपल जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के इसमें बैठते हैं, राइट। सो ये वो सब्जेक्ट है जिनकी भी इंटरेस्ट कैपिटल मार्केट को सीखने में, तो ये सब्जेक्ट तुम्हें बहुत पसंद आएगा। नाउ देयर मे बी सम स्टूडेंट्स जिनको कमर्शियल लॉज पसंद होंगे, ठीक है, जैसे कंज्यूमर डिस्प्यूट्स हो गया, ठीक है, जैसे कंपटीशन एक्ट हो गया। हमारी कंट्री मोनोपोली में बिलीव नहीं करती, हमारी कंट्री कंपटीशन में बिलीव करती है, तो कंपटीशन लॉज हो गए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, इस CS के केस में द फ्यूचर इज, अभी मान लो अगर मैंने कोई बुक लिखी और मैं चाहता हूं कि मेरी बुक कोई कॉपी ना करे, तो मैं उस बुक पे कॉपीराइट ले लेता हूं। मान लो मैंने कोई ब्रांड तैयार की, तो वो ब्रांड कोई यूज ना करे तो मैं उसका रजिस्टर करवा लेता हूँ, उसका ट्रेडमार्क करवा लेता हूँ। जैसे देखो देखो यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है जीके सा क्लासेस, कोने में लिखा हुआ है R, दैट R रिप्रेजेंट दैट द नेम इज रजिस्टर्ड वेयर इन द गवर्नमेंट बुक्स। तो सर क्या ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए किसी की मदद लगती है? यस। इसीलिए आपको इस सब्जेक्ट में ECIPL में IPL स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, and a company secretary knows everything, where to register, within what period to register, what should be registered, what if registration done, what consequences will be there. इमेजिन करो अगर आपने बुक लिखी, कल को उस बुक पे कोई पिक्चर बना रहा है तो रॉयल्टी मिलेगी आपको, ठीक है। हम लोग जिज्ञासा क्लासेस में जब वीडियो लेक्चर्स बनाते हैं तो जिज्ञासा क्लासेस हमें रॉयल्टी पे करता है, क्योंकि ये मेरी क्रिएशन है, राइट। तो सर मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर किसी को रॉयल्टी रजिस्टर करानी हो तो वो CS करके दे सकता है? यस। अगर किसी को ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना हो तो वो CS करके दे सकता है? यस। अगर किसी को पेटेंट रजिस्टर करवाना हो तो वो CS करके दे सकता है? यस। इसीलिए तो ये चीजें पढ़ाई जा रही है। Why would ICSI will put something which has nothing to do with your future career, right? और एक चीज भाई सुन ला, एक सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद यू कैन मैनेज योर टैक्सेस, ठीक है। सबसे जब आप कमाना चालू करोगे ना, सबसे चीज जो पिंच करेगी आपको, आप इतनी मेहनत करोगे, फिर मेहनत करने के बाद गवर्नमेंट आपके पास आएगी, बोलेगी टैक्स दे, तो फिर आप ढूंढोगे रास्ता कि मैं कैसे टैक्स देने से बचूं। तो फिर वहां सब्जेक्ट आता है इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट मतलब जिसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, कि इनकम पे, जैसे अभी हम चिकित्सा क्लासेस सैलरी पे करता है, तो क्या इस वजह से गवर्नमेंट को टैक्स देनी पड़ती है क्योंकि वो मेरे लिए इनकम है? यस। तो ये जो सब्जेक्ट है डायरेक्ट टैक्स, ये पढ़ने के बाद दो चीजें आप अच्छे से कर सकते हो। एक, CA को पैसा देने से बच सकते हो। कैसे सर? क्योंकि जब जब हम हर साल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें CA की मदद लगती है, बट जब आप डायरेक्ट टैक्स में ये चीज़ खुद ही सीख लेते हो तो आपको CA के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं, आप खुद ही मैनेज कर सकते हो। 90% ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज दे फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न बाय देमसेल्फ ओनली। अब तुम्हारे सामने एक बैठा ही है। जब मैंने CS एग्जीक्यूटिव पास किया, जब CS में हम लोग ने DT पढ़ा और पता चला कि भाई असली तो यही खेल है, तो डायरेक्ट टैक्स आपको 3-4 चीज़ें सिखाता है कि कैसे आपके ऊपर टैक्स लगती है, एक, दूसरा कैसे आप अपनी टैक्स पे करने से बच सकते हो। मैं चोरी करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टैक्स एविएशन, आई एम टॉकिंग अबाउट टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, एंड दैट यू विल स्टडी इन डायरेक्ट टैक्स। देन फिर कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हम पे करते हैं। फोन खरीदा तो GST भरते हैं, होटल गए खाना खाया तो GST भरते हैं। तो किन चीज़ों पे GST लगती है और कितनी लगती है, किन चीज़ों पे GST नहीं लगती है, या आप IDT में सीखते हो या आप इनडायरेक्ट टैक्स में सीखते हो, राइट। अब आपने देखा रहेगा कि आपके पापा ने अगर GST पे की तो बाद में आपके पापा ने उस GST का क्रेडिट भी गवर्नमेंट से मांगा, तो वो
जो प्रोसेस है कि आपके फादर ने जीएसटी पे करने के बाद, जैसे भी जेके शाह क्लासेस ने मुझे जीएसटी दी, फिर मैंने आगे पे की क्लासेस, फिर उसका क्रेडिट भी मांगता है गवर्नमेंट से। तो ये जो अब आप लाइव पढ़ोगे क्लास के अंदर, आपको बहुत मजा आएगा। देखो, एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जनरली ये बात कोई करता नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर सीएस एग्जीक्यूटिव के सब्जेक्ट्स को आप प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ मैच करके पढ़ोगे तो आपको हर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा। आप सिर्फ इसे सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ोगे क्योंकि सिलेबस पे है तो आपको ये शायद ड्राई लगेगा। जैसे अगर आप टैक्स पढ़ रहे हो तो अगर आप घर जाके आपके पापा की इनकम टैक्स रिटर्न नहीं देखते हो तो फिर क्या फ़ायदा। अगर आप सिक्योरिटीज लॉ पढ़ रहे हो और अब अगर आपको ये नहीं पता कि आने वाले महीने में कौन सा आईपीओ, तो क्या फ़ायदा। अगर आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो तो आपको ये नहीं पता कि आज से कुछ दिन पहले कौन सी कंपनी के ऊपर किस नॉन कंप्लायंस की वजह से पेनल्टी लगाई गई थी, तो क्या फ़ायदा। देखो, ये जो एक्स्ट्रा सोर्स है जो बाहर हो रहा है, ये आपको क्लास में टीचर्स बताएंगे तो सही, बट टीचर्स अपने सब्जेक्ट रिलेटेड ही बताएंगे। अल्टीमेटली आपको ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बाहर से हासिल करना है। देखो, ये फोन मेरे को क्या रील देखना है ये बताता है। अगर मैं नॉनसेंस देखूंगा तो एल्गोरिदम मेरे को नॉनसेंस ही दिखाएगा, बट अगर मैं ये देखूंगा कि शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने किस पे क्या पेनल्टी डाली, तो मुझे रील भी वही चीजें दिखाता है, राइट। देखो, आप आज डिसाइड कर लो कि आपको एक नॉनसेंस बिग बॉस विनर यूट्यूबर को फॉलो करना है या रिलायंस के कंपनी सेक्रेटरी को फॉलो करना है, राइट। क्योंकि आजकल का ये जो जनरेशन है, आप लोग जो है, आप छोटी छोटी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हो। अ पर्सन हु हैज जस्ट recently won any reality show for no good reason and you get inspired from that person, you people need to understand what I am doing and from where I should get inspiration, right. सो ये छोटी चीज़ों पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपका प्रैक्टिकल कंटेंट और आपका थ्योरेटिकल कंटेंट जब मिलेगा ना, जब आप समझोगे कि जो पढ़ाया जा रहा है ये बाहर हो रहा है, और जब आपको ये कनेक्शन बैठेगा ना, यू विल एंजॉय ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। फिर आपको ये कोर्स नहीं लगेगा, ये आपको नॉलेज ड्रिवन एक्टिविटी लगेगा। ये मर्जी आपकी है, बट हाँ, एग्जीक्यूटिव के सब्जेक्ट्स बहुत ही बेहतर सब्जेक्ट्स है। यू विल गेट n number of information, you will get n number of knowledge, right. The only thing is, you should be, whenever you are in a class, whether in a live class or whether in an offline class, you should be in a position to enjoy that. So this was all about subjects, and each and every subject is little bit difficult. You cannot compare with your CSET, right. अब अगर जिन बच्चों ने CSET पास किया, if you have cleared your CSET, right, तो नाउ यू हैव टू ऑप्शंस। आपके पास दो ऑप्शंस, एक ऑप्शन है आपके पास वन ग्रुप, ठीक है, योर वन ग्रुप इन December 24 एंड अदर ग्रुप, ठीक है, इन June 25। एक ऑप्शन आपके पास ये है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि बोथ ग्रुप्स इन June 25, ठीक है, both groups in June 25. That is the second option you have, right. सर क्या करना चाहिए, ठीक है, आप कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट करो, पढ़ना तो दोनों में ही है। तो मैं दोनों की बात करता हूँ। पहले मैं इस ऑप्शन की बात करता हूँ, ये वन ग्रुप इन December, अदर ग्रुप इन June। अब ये जो ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन में आपको ICSI के साथ रजिस्ट्रेशन करना है। सर कब करना है रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन करना है 31 जुलाई के पहले, ठीक है, ऑन और बिफोर 31 जुलाई, ठीक है। अब एक बात सुनना, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको वहां पे ऐसा कहीं नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा ग्रुप देना है बेटा, कौन सा ग्रुप नहीं देना है। रजिस्ट्रेशन कभी भी ग्रुप का नहीं होता, रजिस्ट्रेशन आपके लेवल का होता है। सो यू विल रजिस्टर योरसेल्फ फॉर CS एग्जीक्यूटिव लेवल,
You will not register yourself for first group or second group. Registration is always for both the groups only, right? So don't get confused. Don't ask questions to anybody. अरे मेरे पास तो ग्रुप का ऑप्शन आया ही नहीं. रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई ग्रुप का ऑप्शन नहीं आता. सर कितना फीस है रजिस्ट्रेशन का? रजिस्ट्रेशन का फीस है 17,000 रुपीज़. वैसे वहाँ पे आपको 500 रुपीज़ एक सब्सक्रिप्शन के लिए पूछा जाएगा, जिसको आप अनटिक कर सकते हो. जैसे ही आप अनटिक करोगे तो आपका टोटल फी 16,500 हो जाएगा. ठीक है, 16,500 हो जाएगा. और ये जो रजिस्ट्रेशन फीस आप करोगे, दिस रजिस्ट्रेशन फीस इज वैलिड फॉर 5 years. ठीक है, यू डोंट हैव टू पे इट अगेन. दिस इज वैलिड फॉर 5 years. बट सर 31 जुलाई के पहले रजिस्ट्रेशन करने से कोई फ़ायदा है क्या? फ़ायदा एक ही है कि अगर आप 31 जुलाई के पहले रजिस्टर करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो. ठीक है, अंडरस्टैंड माई वर्ड्स. आप एलिजिबल हो जाते हो. किस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो? कोई भी एक ग्रुप, एनी वन ग्रुप लिखने के लिए एलिजिबल हो जाते हो. कब? एनी वन ग्रुप कब? बट सर तो इन दिसंबर 24, राइट? बट सर व्हाट इफ अगर मैंने ये डेट मिस कर लिया तो बेटा तू नहीं दे पाएगा, तो तेरी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, राइट? अब मेरी बात ध्यान से सुनना. अगर आप 31 के पहले रजिस्टर कर लेते हो, ठीक है, तो क्या ये इसका मतलब ऐसा है कि मुझे दिसंबर में एग्जाम देना ही पड़ेगा? सर आंसर इज नो. मैंने इसीलिए कहा कि आप एलिजिबल होते हो. आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं लगता, आपके ऊपर कोई मैंडेट नहीं लगता. यू आर जस्ट एलिजिबल टू गिव वन ग्रुप. वेदर यू वांट टू गिव, वेदर यू डोंट वांट टू गिव, दैट यू कैन डिसाइड लेटर. ठीक है. और सर अगर मैंने 31 जुलाई के पहले नहीं किया, उसके बाद किया, तो फिर उस केस में आप दोनों ग्रुप आराम से जून में भी दे सकते हो. देन बोथ द ग्रुप्स इन जून, राइट? तो फिर दिसंबर वाला जो एक ग्रुप का ऑप्शन है वो चला जाएगा, राइट? अब क्या करना चाहिए सर? शुड आई गो फॉर वन ग्रुप, शुड आई गो फॉर बोथ ग्रुप्स? इसके बारे में भी हम लोग एक डिस्कशन कर लेते हैं, राइट? इसके बारे में भी अपन एक क्लैरिटी ला लेते हैं. वैसे ये इंडिविजुअल डिसीजन है, ठीक है, दैट इज एन इंडिविजुअल डिसीजन. Since I have a liberty to come and make you understand few things, so I will give you my point of view. I will give you my view, right? So whether you want to use it, no problem. Whether you want to consider, whether you don't want to consider it, no problem, right? That is your choice. मैंने पहले ही कहा, इधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए, ये स्टूडेंट का इंडिविजुअल चॉइस है. हाँ, दोनों में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये समझाना हमारा काम है, राइट? ये समझाना हमारा काम, राइट? तो एनी रजिस्ट्रेशन आफ्टर, ये देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एनी रजिस्ट्रेशन आफ्टर 31 जुलाई स्टूडेंट बिकम्स एलिजिबल टू गिव बोथ द ग्रुप्स इन जून 25, राइट? तो सर मतलब ये यहाँ से लेके कब तक है ये? तो यहाँ से लेके 30 जून तक है, सॉरी 30 नवंबर तक है. तो इन डेट्स के बीच में अगर कभी भी रजिस्ट्रेशन किया तो आप दोनों ग्रुप जून 25 में दे सकते हो. बट मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर जिनके प्लान्स दोनों ग्रुप देने के हैं, वो रजिस्ट्रेशन भले 31 जुलाई को स्किप करो, अगस्त के फर्स्ट वीक में कर देना. क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो ICSS स्टडी मटेरियल आएगा, आप पढ़ना चालू करोगे, राइट? जस्ट बिकॉज डेट 30 नवंबर, तो इसका मतलब नहीं 29 नवंबर तक आराम से बैठना है, राइट? तो बुक्स पहले ही आ जाएगी, ठीक है? तो चलो, अब ये हो गई इसकी बात. अब सर दोनों ग्रुप देना है कि एक ग्रुप देना सही है? देखो, आप एक बात समझो, आपसे आप कुछ भी करो, आपकी क्लास चालू होगी अगस्त से, ये मैं ऑप्शन 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आपकी क्लास चालू हो जाएगी अगस्त से, तो आप पूरा अगस्त पढ़ोगे, सितंबर पढ़ोगे एंड अक्टूबर पढ़ोगे, ठीक है? फिर आपको नवंबर मिलेगा सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है? दिसंबर के मेरे हिसाब से 12 दिन मिलेंगे, 12 डेज मिलेंगे सेल्फ स्टडी के लिए, राइट? तो आपको ये 3 महीने आपकी कहीं पर भी लगभग कोचिंग ही चलेगी. आप कहीं पे भी जाओ, ये 3 महीने आपके कोचिंग में ही जाएंगे, ठीक है? एंड कोचिंग व्हेन आई से, तो 6 to 7 आवर्स का आपका क्लास चलेगा, राइट? तो आप आइडियली 10 घंटे यहाँ पर बिजी रहोगे, 10 आवर्स आपके ऐसे ही निकल जाएंगे.
तो यहाँ पे आप डेली बेसिस पे 2 या 3 घंटे ही पढ़ सकते हैं, 2 to 3 आवर्स। ठीक है, आपका स्टडी टाइम जाएगा। आपकी जो असली मेहनत रहेगी, आप सबसे ज़्यादा जो आप पढ़ाई में आप अपना टाइम डालोगे वो ये 2 महीने हैं, नवंबर का महीना, मतलब ये महीना, और ये महीना, राइट। तो सर फिर मेरा दूसरा ग्रुप स्टार्ट नहीं होगा जब तक मेरा पहले ग्रुप नहीं हो जाता। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ग्रुप वाइज ही पढ़ाता है, राइट। तो हम अगर स्टार्ट करें जैसे जिगेशा क्लासेस जो है, तो जो ऑनलाइन लाइव बैच है अपनी, जो हमारी ऑनलाइन लाइव बैच है, वो हम ग्रुप 1 से शुरू कर रहे हैं, अगस्त से, राइट। तो वो चालू होगी, तो इसमें आपको ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। फिर देन यू विल गेट अ नवंबर टाइम, दिसंबर अब में आप थोड़ा पढ़ोगे, फिर दिसंबर में आपके प्रीलिम्स होंगे। ठीक है, हम लोग रिवीजन लाते हैं संजीवनी के नाम से, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, लास्ट टाइम भी लाए थे। तो आपकी रिवीजन होगी, राइट। फिर आप दिसंबर में एग्ज़ाम लिखोगे, फिर आप जनवरी में वापस आओगे, आपका सेकेंड ग्रुप चालू होगा। ठीक है, आपका ग्रुप 2 चालू होगा। फिर आप जैन, फैब, मार्च, ठीक है, अप्रैल के कुछ दिन, 10-15 डेज आप पढ़ोगे। फिर आपको पूरा 15 डेज ऑफ अप्रैल एंड आपको पूरा मई मंथ मिलेगा। इसके लिए सेल्फ स्टडी के लिए। कौन सी सेल्फ स्टडी सर? ग्रुप 2 की सेल्फ स्टडी। बट सर फिर मेरे ग्रुप 1 की रिजल्ट कहाँ आएंगे? देखो, अब ये जो चीज़ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, ये थोड़ा डिलेमा है। ठीक है, ये डिलेमा भगवान की दुआ से मैं जब सीएस कर रहा था तब नहीं था। क्या डिलेमा है सर? देखो, जो आपने एग्ज़ाम दी थी दिसंबर में, यहाँ पे जो आपने दिसंबर में एग्ज़ाम दी थी, इसकी रिजल्ट आएगी, तो इसकी रिजल्ट आती है फेब महीने में, यहाँ पे कब? 25 फेब को इधर आती है। और अगर रिजल्ट आपके फेवर में आई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप वैसे भी जनवरी से दूसरे ग्रुप की पढ़ाई शुरू कर चुके थे, राइट। बट रिजल्ट अगर आपके फेवर में नहीं आई, राइट, देखो मैं कोई जादूगर नहीं हूँ कि मैं तुमको ये बोलूँगा कि पास हो ही जाओगे। ठीक है, तुम पास हो ही जाओगे ऐसा करके मेरे स्टेटमेंट से अगर हो चीज़ें होती तो मैं कहता सभी पास हो जाओ। तो मैं दोनों पॉसिबिलिटीज बात कर रहा हूँ कि मान लो अगर इस दिन आपका नहीं क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ तो कोई टेंशन ही नहीं ना, फिर तो एक ही ग्रुप बचा हुआ है जो ऑलरेडी जनवरी में स्टार्ट हो चुका है, बस उसी पे ध्यान देना है, आप अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू रहोगे। बट अगर आप फेल हुए यहाँ पे, तो आपके पास बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा कि मैं क्या करूँ। ठीक है, मैं क्या करूँ अब? मैं उस ग्रुप की वापस तैयारी करूँ जिसमें फेल हुआ हूँ, या जो अभी चालू हो चुका था जनवरी से उसकी तैयारी करूँ? कुछ लोग होते हैं जो डर के मारे बोलते हैं एक काम करूंगा अब दोनों दे दूंगा। तो ये जो यहाँ पे जो ये सवाल खड़ा होगा, आप इसके बारे में किसी से भी बात करोगे ना, तो आपको अलग अलग जवाब ही मिलेंगे। तो ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक एक ग्रुप देने की, वो ये वाली है। वो भी कब? जब अगर आप फेल हुए तो आप एक चीज़ ध्यान से समझ लो, जब आप ये प्लान बनाते हो कि मुझे एक ग्रुप कैसे भी करके दिसंबर में देना है, तो प्लान में फिर ये भी इन्वॉल्व होना चाहिए कि जैसे भी करके देना है, बट एक प्लान से देना है कि आने वाली दिसंबर की रिजल्ट जो फेब में आएगी वो मेरे फेवर में रहनी चाहिए। सो नो मैटर व्हाट सिचुएशन कम, आई एम गोइंग टू क्लियर फर्स्ट ग्रुप इन डिसम्बर, आई एम गोइंग टू क्लियर द ग्रुप इन डिसम्बर बाई एनी मीन्स, कुछ भी हो जाए वो, राइट। बट सर चलो ठीक है, आइडियली क्या करना चाहिए? तो आइडियली ये करना चाहिए कि जिस ग्रुप आप ग्रुप आप शुरू कर चुके हो, अब आपको पता चला है कि आपने ग्रुप 1 में आप फेल हुए हो, आपसे कुछ गलतियां हुई है, आपने लेट स्टार्ट किया, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, वो गलतियां एटलीस्ट ग्रुप 2 में ना दोहराओ। और इस तरीके से आप ग्रुप 2 को कंटिन्यू करो कि एटलीस्ट आने वाले जून में आपका ग्रुप 2 तो निकल जाए, आपका ग्रुप 2 तो पास हो जाए। तो ये सिनेरियो है अगर आप एक एक करके जाओगे। बट सर अगर मैं दोनों साथ में गया तो सेम बैच थोड़ी अलग स्टार्ट होगी, बैच तो वही है, कहीं पे भी जाओ बैच तो वहीं से स्टार्ट हो गई आपका अगस्त, फिर ये आपका चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर आपको बीच में ब्रेक मिलेगा क्योंकि बाकी लोग एग्जाम देने जाएंगे। तो ये जो ब्रेक मिलेगा, ये ब्रेक आपके लिए अच्छी चीज़ भी है बुरी चीज़ भी है। अब आप तय करो कि इसको कैसे उठाना है, इसे कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छी चीज़ इसीलिए है क्योंकि इस ब्रेक में
आप पूरा अपना ग्रुप 1 पढ़ के ख़त्म कर लो, प्रीलिम एग्ज़ाम दे दो, टेस्ट सीरीज बाय कर लो। इनफैक्ट जो लोग एग्ज़ाम देने गए हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स लेकर आप खुद घर पे बैठ के पेपर दो, हमारे फैकल्टीज को सबमिट करो, वो आपको चेक करके दे देंगे। बट अगर आप ये इंतज़ार में रहोगे कि चलना जून में देना है, कहाँ टाइम पड़ा है अभी, अभी क्यों पढ़ना, अभी क्यों पढ़ना स्टार्ट करना है, तो तुम्हारे लिए तबाही बना रहे हो और कुछ नहीं। यू आर क्रिएटिंग अ मेस फॉर यू। स्टार्ट तो इसी दिन से करना है बॉस, फिर वो एक ग्रुप हो या दोनों हो। फर्क सिर्फ इतना है कि जो एक एक करके जाएगा उसको दिसंबर में एग्जाम देने मिलेगा, और जो दोनों देने जाएगा वो बीच में ब्रेक रहेगा, वापस वो भी जनवरी से बैठेगा, उस जनवरी से ग्रुप 2 शुरू करेगा। तो आपको ग्रुप 2 के साथ साथ ग्रुप 1 का भी होल्ड मेंटेन रखना है, और फिर आप जून में जाके बोथ द ग्रुप्स अपीयर करोगे। पर दोनों ग्रुप देने से दो एडवांटेज है। पहला एडवांटेज है कि दोनों ग्रुप देने से ऑल इंडिया रैंक आता है, एक एक ग्रुप देने से ऑल इंडिया रैंक नहीं आता। तो जिसका एम ही यही है कि भाई रैंक चाहिए, तो तुम्हारे लिए पहला ऑप्शन बंद हो जाता है। और जिसका एम ये है कि सर नहीं, आई हैव टू गो स्लो एंड स्टडी विन द रेस, सर मैं कछुआ हूँ, मेरे को धीरे धीरे जाना है, मेरा कंपटीशन मैं खुद ही हूँ, तो एक एक करके जा। राइट, पॉसिबिलिटी सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। आप कंपेयर करोगे मेरा दोस्त क्या कर रहा है, आप कंपेयर करोगे वो क्या कर रहा है, तो वो अपनी गेम चला रहा है, आप उसके फुटस्टेप्स आप नहीं फॉलो कर सकते। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कोर्सेज, देखो जेई में नीट में ना सीट की लड़ाई है, अपने इसमें कौन सी सीट की लड़ाई है बॉस, सब लोग का डेस्टिनेशन सेम ही है। फिर वो एक एक ग्रुप करके जाए या दोनों ग्रुप करके जाए। हमारे यहाँ पे थोड़ी ऐसा है कि जो पास हुआ उसको आईआईटी ज्वाइन करना है या उसको आईआईएम ज्वाइन करना है, हमारा तो बहुत क्लियर है। फिर मैं एक एक करके पास करूँ या दोनों ग्रुप करके पास करूँ, बट तुम्हें ये डे 1 पे डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। राइट, सो दूसरा क्या फ़ायदा है, तो दूसरा फ़ायदा है सेट ऑफ मिलता है आपको। एक एक ग्रुप में सेट ऑफ नहीं मिलता, दोनों ग्रुप में सेट ऑफ मिलता है। व्हाट इज सेट ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया था ग्रुप 1 400 मार्क्स का, ग्रुप 2 300 मार्क्स का। राइट, तो मान लो आपको, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट्स कैन नॉट बी योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, एंड ऑल सब्जेक्ट्स कैन नॉट बी दो सब्जेक्ट्स दैट यू डोंट लाइक, सम कैन बी फेवरेट, सम कैन बी लेस फेवरेट। तो क्या करने का फिर, तो ऐसे सिचुएशन में अगर कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स हैं जिसकी वजह से आपको ग्रुप 1 में 400 में से 220 आ जाता है, बट ग्रुप 2 में आपको 100 फॉर एग्जांपल समझो आपको चाहिए था 150 बट आपको 145 आ जाता है। जैसे 400 में से चाहिए कितना था 200, 300 में से चाहिए कितना था 150। सर पासिंग परसेंटेज वैसे ही है जैसे CACT में था, ये एग्रीगेट 50% आना चाहिए, हर सब्जेक्ट में 40% आना चाहिए। तो मान लो अगर आपका टोटल, ठीक है, 220 और 145 होता है, बट सर यहाँ पे तो आपने 150 बोला था, मेरे को तो 145, अब क्या मैं फेल हो गया क्या, नहीं। ये जो 20 मार्क आपको यहाँ पे ज़्यादा मिला है ना, इस 20 मार्क्स में से 5 मार्क निकाल के इधर अपन ऐड कर सकते हैं। राइट, तो ये सेट ऑफ हो सकता है। whatever extra you scored in one group, if it is getting lesser in other group, so that extra marks can be used for set off to reach to 350। 350 पे पहुंचने के लिए ग्रुप 1 में अगर कुछ ज़्यादा आया है, ग्रुप 2 में थोड़ा कम आया है, तो इसमें जितना भी ज़्यादा आया है वो यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है। तो ये ग्रुप 2 का फ़ायदा है, ये ग्रुप 2 का फ़ायदा है, आई मीन टू से बोथ द ग्रुप्स देने का फ़ायदा है, ये दोनों ग्रुप देने का एडवांटेज है। राइट, बट अगेन बार बार मैं कह रहा हूँ, डे 1 से आप फर्स्ट ऑप्शन पे जाओ या सेकेंड ऑप्शन पे जाओ, डे 1 से आपको प्लान करना है। बट सर आज मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मुझे कौन सा ऑप्शन, मैंने कब कहा आज डिसाइड करूँ, आपको डिसाइड करना है आराम से सितंबर में। राइट, क्यों सितंबर में सर, क्योंकि जितने भी बच्चे दिसंबर में एग्जाम लिखेंगे उनको सितंबर में भरना पड़ेगा एग्जाम फॉर्म। ठीक है, एग्जाम फॉर्म इज बेसिकली एन एक्नॉलेजमेंट टू ICSI। आप ICSI को एक्नॉलेज करते हो किस चीज़ का, कि ICSI मैं एग्जाम देने आ रहा हूँ। अच्छा, कौन सा एग्जाम देने आ रहा हूँ, तो मैं ग्रुप 1 का देने आ रहा हूँ क्योंकि ग्रुप 1 ही पढ़ा है मैंने।
तो आप फॉर्म में लिखते हो कि कौन सा ग्रुप, ग्रुप 1 की ग्रुप 2, आप बताते हो या एक्नॉलेज करते हो। सर ये एग्जाम फॉर्म की फीस है क्या? फीस है, यस। एग्जाम फॉर्म फीस पर ग्रुप, हाँ, पर ग्रुप इज 1200 रुपीज, 1200 रुपीज। पर याद रखना, एग्जाम फॉर्म फिल करने की दो कंडीशंस है। वही बच्चे ये एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं जो दो कंडीशंस पूरी करते हैं। कौन सी दो कंडीशंस पूरी करते हैं? पहला कंडीशन इज 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ओडीओपी बोलते हैं इसको। दूसरा कंडीशन इज प्री एग्जाम टेस्ट, प्री एग्जाम टेस्ट। सर क्या होता है 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम? ये बेसिकली एक प्रकार का सेशन रखा जाता है। आप जहाँ पे भी रहते हो तो देखो आपके आसपास में कोई आईसीएसआई का चैप्टर रहेगा, आईसीएसआई ऑफिस रहेगी, चैप्टर ऑफिस रहेगी, ठीक है। जैसे हमारे बॉम्बे में अगर मैं कहूँ तो डोंबिवली में है, थाना में है, फिर नरीमन पॉइंट पे है, भाईंदर में है। तो अलग अलग जगहों पे आईसीएसआई ऑफिस है, बेलापुर में है। तो आपको उस नज़दीकी आईसीएसआई ऑफिस में जाना है, या तो जनरली आपको मेल ही आ जाता है, ठीक है। तो वो लोग आपको बताएंगे कि देखो इस दिन पर हम 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम रख रहे हैं, तो इट इज़ 1 डे प्रोग्राम। So you have to go there, they will tell you, some speakers will come, so they will tell you कि CS कोर्स क्या है, अब ICSI के इंस्टीट्यूट के और क्या प्लान्स है। तो इट इज़ ऑल अबाउट CS ओरिएंटेशन। सिंपल भाषा में कहूँ तो ICSI का रखा हुआ सेमिनार। ज़रूरी है सर? ये ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ODOP ख़त्म करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो आपका कंडीशन 1 पूरा होता है। कंडीशन नंबर 2 इज़ प्री एग्जाम टेस्ट। मोबाइल पे ना एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है TCSION। एक मोबाइल एप्लीकेशन है TCSION। इस ऐप पे जाकर हमने जो सब्जेक्ट्स के बारे में ऊपर बात की थी, ठीक है, उन सब्जेक्ट्स पे आपको एक MCQ टेस्ट देनी होगी, ठीक है। प्री एग्जाम टेस्ट मतलब आपके मेन एग्जाम के पहले का टेस्ट, ठीक है। तो आपको ये MCQ टेस्ट होगी। सर क्या मैं ये मोबाइल पे दे सकता हूँ? यस। सर क्या मुझे कोई सुपरवाइज करेगा जब मैं एग्जाम दूंगा? जैसे CSCT में कोई सुपरवाइज करता वैसा कोई सुपरवाइज करेगा? तो नो सुपरविजन, बराबर, नो सुपरविजन। तो मतलब सर ऐसा तो फिर कोई स्टडी मटेरियल भी रेफर करेगा? तो मैंने कहा ना, ये फॉर्मेलिटी है, देना है तो आप, आप जब आपका सब्जेक्ट पूरा हो जाए आप एक बार खुद को टेस्ट कर लेना। बट सर व्हाट इफ अगर मैं नहीं क्लियर हुआ? तो यू हैव 99 अटेम्प्ट्स। जब आप पहला अटेम्प्ट दोगे ना उसके बाद यू हैव 99 अटेम्प्ट्स। ओवरऑल यू हैव 100 अटेम्प्ट्स, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद यू स्टिल हैव 99 अटेम्प्ट्स। आपके पास 99 अटेम्प्ट्स है, ये अटेम्प्ट्स देके तो पास हो ही जाओगे ना। एक दो अटेम्प्ट में नहीं हो रहेगा, तीसरे अटेम्प्ट में तो हो जाएगा। सर ये अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं? नहीं मैटर करते। अब अगर सर मैं ग्रुप 1 दे रहा हूँ तो क्या मुझे ग्रुप 1 का ही प्री टेस्ट देना है दिसंबर के लिए? यस, जो ग्रुप आप दे रहे हो सिर्फ उसी का ही प्री टेस्ट देना है। जैसे ही आप ये दोनों कंडीशंस पूरी करोगे तो आपका एग्जाम फॉर्म विंडो खुल जाएगा। सर कब खुलता है एग्जाम फॉर्म विंडो? 26 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक, ठीक है। देखो ये डेट है, इस डेट के बीच में आपको ये एग्जाम फॉर्म भरना है, राइट। बट एग्जाम फॉर्म भरने के पहले ये दो क्राइटेरियाज हो जानी चाहिए। किन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ? जो बच्चे प्लान कर रहे हैं दिसंबर में देने के लिए, ठीक है। आज तुमको एक अलार्म बता देता हूँ मैं। देखो इस दिन पर, ठीक है, अब आप इसको इंडिकेटर की तरह समझो। अगर इस दिन पर आपके दो सब्जेक्ट्स अच्छे से हुए हैं, मैं पढ़ के हुए नहीं बात कर रहा हूँ, अच्छे से हुए मतलब आप सब्जेक्ट्स की जानकारी रखते हो, आपने सब्जेक्ट्स में से कुछ चैप्टर्स अच्छे से पढ़ रखे हैं, आपने सब्जेक्ट में जितने भी टेस्ट हुए वो टेस्ट दिए हैं, ठीक है, आप सब्जेक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट भी हो, उन दो सब्जेक्ट्स को लेकर कॉन्फिडेंट भी हो। तो अगर आप, क्योंकि कोई भी क्लासेस अगस्त और सितंबर 25 आने तक दो सब्जेक्ट लगभग पढ़ा ही लिया होगा, तो अगर आप 90% भी उन दो सब्जेक्ट्स को लेकर कॉन्फिडेंट हो तो मेरे हिसाब से आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। बट अगर आप नहीं हो, ठीक है, आप इसीलिए फॉर्म भर रहे हो क्योंकि आपका दोस्त भर रहा है, तो फिर मेरे हिसाब से आपको वो स्टेप नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये सब मेरे हिसाब से, मैं जब कह रहा हूँ तो मैं मेरा व्यू बता रहा हूँ, राइट। क्योंकि एग्जाम फॉर्म भरना एक एक घंटी है, तो आप उस घंटी का तभी इस्तेमाल करोगे जब आप प्रिपेयर्ड हो।
एटलीस्ट फुली प्रिपेयर्ड नहीं हो तो पार्शली प्रिपेयर्ड हो, हाफ प्रिपेयर्ड हो, राइट। तो सर मैं अगर मुझे प्लान बना दिया सर कि मुझे रैंक चाहिए, मुझे दोनों ग्रुप साथ में देने हैं, तो क्या मैं ये सब अवॉइड कर सकता हूँ सर? ये सितंबर में जो भी आपने कहा, यस, आप ये सब चीज़ें अवॉइड कर सकते हो। तो सर फिर अगर मैं अवॉइड करूंगा तो मुझे करना कब है? तो वो बच्चे जिन्होंने दोनों ग्रुप जून में देने का प्लान बना लिया है, उनको यही सारी चीज़ें मार्च में करनी है, ठीक है, मार्च के पहले करके ख़त्म करनी है। दोनों ग्रुप्स का प्री टेस्ट, वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम मार्च में करनी है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा जून में एग्जाम लिखता है उसका एग्जाम फॉर्म भरा जाता है मार्च में, राइट। वो मार्च में एग्जाम फॉर्म भरता है, तो वो मार्च में देख रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा था मैं आपको हर छोटी छोटी चीज़ें समझाऊंगा। पहले मैंने आप लोग को बताया कि सब्जेक्ट्स क्या क्या है, राइट। फिर मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन कब करनी है, फिर एक ग्रुप देना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, दोनों देना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो बता दिया मैंने। फिर मैंने आपको बताया कि भाई अगर एक ग्रुप दोगे तो क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, दोनों ग्रुप देने से क्या होगा, ठीक है। चॉइस इज योर्स, अल्टीमेटली द चॉइस स्टूडेंट हैज टू टेक। मैंने आपको ये तक बता दिया कि व्हाट इज द राइट इंडिकेटर टू डिसाइड वेदर आई शुड फिल अ फॉर्म और वेदर आई शुड नॉट फिल अ फॉर्म, राइट। क्योंकि अगर आपका पढ़ के नहीं और आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो फॉर्म फिल करने का मतलब थोड़ी है फिर कुछ, राइट। एटलीस्ट आपको समझ में आना चाहिए। मैं आपको अगर अच्छे से बोलूँ तो 2 घंटियाँ बचती है। एक, जब आपके प्रीवियस अटेम्प्ट की रिजल्ट आती है, और रिजल्ट कब आती है? अगस्त 25 को। तो अगर अगस्त 25 को आपको ये नहीं समझ आता कि आपको पढ़ना चालू करना है या आपका पढ़ाई चालू हो जाना चाहिए था, तो सितंबर में मेरे हिसाब से फॉर्म नहीं भरना चाहिए। बाकी देख लो आपको जो भी अच्छा लगे, राइट। कुछ क्लासेस के बारे में है। जेके सा क्लासेस हैज 2 फैसिलिटीज, 1 ऑफलाइन फैसिलिटी। मुंबई में, बॉम्बे में लगभग हर जो हमारा प्रीमियम सेंटर्स हैं, ठीक है, जैसे मुलुंड हो गया, बोरीवली हो गया, अंधेरी हो गया, दादर हो गया, डोंबिवली हो गया, वाशी हो गया, ठीक है, नाला सोपारा हो गया, इन सब जगहों पे हमारे ऑफलाइन चल रहे हैं। देन इन सब के अलावा बैंगलोर में भी ऑफलाइन चल रहा है, मलेश्वरम एंड साउथ एंड सर्कल ब्रांच पे। इसके अलावा चेन्नई में भी ऑफलाइन चल रहा है। वेस्ट मैम्बलम जो सेंटर है हमारा, ठीक है, वेस्ट मैम्बलम जो सेंटर है हमारा, वहाँ पे हमारा वी आर रनिंग ऑफलाइन, ठीक है, CS एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इन दोनों सेंटर्स में, बैंगलोर एंड चेन्नई दोनों सेंटर्स में ग्रुप 2 चल रहा है, चालू होगा मतलब 1 अगस्त से, ठीक है। मुंबई में इन फ्यू सेंटर्स वी हैव ग्रुप 1, इन फ्यू सेंटर्स वी हैव ग्रुप 2, ठीक है। फॉर विच सेंटर यू वांट यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट टू अस। बट इन सब के अलावा, ये तो हो गई ऑफलाइन की बात, इन सब के अलावा वी हैव लाइव ऑनलाइन, ठीक है। लाइव ऑनलाइन का मतलब जिस तरीके से ये बिना किसी डिस्टरबेंस के ये सेशन पिछले 1 घंटे से चल रहा है, इसी तरीके से हमारे लेक्चर्स चलते हैं, राइट। तो ये जो लाइव ऑनलाइन बैच है, इसकी सारी डिटेल्स, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे टीचर प्रवीण सर बताएंगे। Yes sir, audible sir. Students, please in the chat box, can you just acknowledge sir whether sir is audible or not?
यस सर, यस सर। यस सर, यस सर, एब्सोल्युटली सर। यस सर, यस सर। चलो, देखो सर, रैंकर्स की बात कर रहे थे। सीएस प्रोफेशनल में जो लास्ट रिजल्ट आया था, ऑल इंडिया रैंक 1 वाज फ्रॉम जिगीशा क्लासेस, मनीषा घोष। ठीक है। सीएस एग्जीक्यूटिव ऑल इंडिया रैंक 2
आस्था दे दिया, अगेन फ्रॉम जेकेशा क्लासेस. CS एग्जीक्यूटिव AIR 4 संयम जैन, जेकेशा क्लासेस दादर ब्रांच. ठीक है, आस्था वॉज फ्रॉम डोंबिवली ब्रांच. मनीषा अगेन CS प्रोफेशनल बुलुन ब्रांच. AIR 5 साहिल CS एग्जीक्यूटिव में. देन AIR 6 CS प्रोफेशनल में, राइट. AIR 6 आंगी गॉट AIR 6. ये सब लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं, ये सारी रिजल्ट्स जो अभी लास्ट दिसंबर 23 का एग्जाम हुआ था, जिसकी रिजल्ट फेब 2024 में आई थी, ये उसी की चीज़ है, उसी की रिजल्ट. एंड देन CS एग्जीक्यूटिव अगेन AIR 10. ठीक है, AIR 10 फ्रॉम जेके शाह क्लासेस. AIR 10 यंशिका गॉट AIR 10. तो ये हमारा रीसेंट रिजल्ट है. अभी आप लोग ने ET का एग्जाम दिया रहेगा. ठीक है, जेके शाह क्लासेस गॉट 177 आउट ऑफ 200, देवी का करके है. एंड 90 स्टूडेंट्स गॉट 150 प्लस. ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो है रिजल्ट ही बता देती है कि क्या है. एंड जेके शाह क्लासेस 40 साल पुराना है, 40 ईयर्स का लेगेसी है. तो वी आर द ट्रेंड सेटर्स इज समथिंग आई हैव टू से. ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि फिर वो छोटे मुँह बड़ा बात वैसी हो जाएगा. आपको मैं हर सिर्फ एक लास्ट चीज़ कहूँगा कि यू विजिट दिस यूट्यूब चैनल. ठीक है, वी आर अवेलेबल ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम. ठीक है, लिंक्डइन में मैं जब भी जॉब होता है, कहीं इंटर्नशिप अगर आती रहती है तो लिंक्डइन पे मैं अपलोड करता रहता हूँ, राइट. ऑफिशियल जेकेसी यूट्यूब चैनल विजिट करिए. इसमें आपको जो भी हम कह रहे हैं, ठीक है, उसका प्रूफ मिलेगा, उसके बारे में आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी. सो मेक श्योर यू विजिट द चैनल. ठीक है, वॉच द लेक्चर्स अपलोडेड. ठीक है, हम आप लोग को डेमो लेक्चर्स भी वहाँ पे अवेलेबल है, आप वो भी जाके देख सकते हो, या आप डेमो लेक्चर्स की लिंक हमसे मांग सकते हो. डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, राइट. सर कोई फॉर्म वगैरह डलवाना है ग्रुप में? पूनम मैडम, अगर आप हैं तो प्लीज़ आप एक चैट बॉक्स में बच्चों आप लोग को एक फॉर्म आएगा. ठीक है, मेक श्योर यू प्लीज़ फिल अप द फॉर्म, राइट. Now, if anybody have any doubt, you can please put in a chat box so that we can, as I said, see, you must have received one Google form in the chat box. Executive demo lectures link you have got, right? You can click on the link and watch the recorded demo lectures. इसके अलावा if you have any doubt, difficulty, even a Google form link has been shared, so you can just click on the link. Humble request to all of you is to fill up the form, share it with your friends. इसके अलावा कोई डाउट, डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख दर्द परेशानी, CSET रिजल्ट को लेकर कुछ सवाल आपको पूछने, आप बिंदास पूछ सकते हैं, राइट. यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन इन अ चैट बॉक्स. we'll be happy to answer your doubts, right. Anything, any problem you want to share. इन सब के अलावा, ठीक है, जनरली ये अलाउ मैं करता नहीं है ऐसा, बट यू कैन रीच टू मी, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, राइट. आप वेदर ऑफलाइन रिलेटेड हो, ऑनलाइन रिलेटेड हो, वेदर आपका मुंबई को लेकर हो, अहमदाबाद को लेकर हो. मैं यहाँ पे ऑफलाइन ब्रांचेस लिख रहा था, एक ब्रांच मेरे से मिस हो गई. वी आर रनिंग इन अहमदाबाद ऑल्सो. ठीक है, अहमदाबाद में भी हमारा ग्रुप 2 चालू है. नवरंगपुरा में ऑफलाइन लेक्चर्स चालू है, राइट. और रिसेंटली तो हम लोग ने वडोदरा में भी ऑफलाइन चालू किया है. तो आप वडोदरा से तो आप वहाँ पर भी जाके ऑफलाइन फैसिलिटी एंजॉय कर सकते हो, राइट. बाकी दैट, एज आई सेड, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर. प्रोफेसर CS सागर तोलानी. आई टीच एट ऑल 3 लेवल्स. CSET में मैंने कुछ लोग को हो सकता है लीगल एप्टीट्यूड का रिवीजन दिया हो. ठीक है, CS एग्जीक्यूटिव में JIGL पढ़ाता हूँ मैं. एंड CS प्रोफेशनल में सेक्रेटरियल ऑडिट पढ़ाता हूँ मैं. कभी कभी कुछ कुछ चैप्टर्स ड्राफ्टिंग के भी पढ़ाता हूँ. तो दिस इज अबाउट जेके शाह क्लासेस. फील फ्री टू
solve your queries. Feel free to solve your doubts if any. We'll be happy to answer your questions. No doubt. Acha, did you all fill up the form? When does the online lecture starts? Sir, 1st August, right? Praveen sir, 1st August ना? ओके, 1st अगस्त से आपका बैच शुरू होगा, ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स का बैच। ठीक है, कोई ऑनलाइन को लेकर ऑनलाइन लाइव अगर आपको चाहिए तो आप सेम खाली इस नंबर पे आप सिर्फ इतना बता देना कि किस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। रिस्पेक्टिव स्टाफ का नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इफ़ यू वांट ऑफलाइन रिलेटेड डाउट तो भी बता दूंगा, नहीं तो भी आप ये फॉर्म भी फिल कर दोगे तो भी काफ़ी है। अब आप फॉर्म फिल कर दे तो वील रीच आउट टू यू। चलो, एनी अदर प्रॉब्लम, एनी अदर डिफिकल्टी? सर मेरे यहाँ पे ना स्पीकर नहीं है तो मैं आपको सुन नहीं सकता, दिक्कत ये है। एक सेकेंड, मैं आप फोन में लॉगिन करता हूँ। आपको पहले फोन में लॉगिन करके सुन रहा था। जीरो फाइव जीरो 8 7। ओडीओपी में बेटा वो लोग आप लोग को बुलाएंगे और आप लोग को सीएस कोर्स के बारे में थोड़ा समझाएंगे। जनरली होता कुछ नहीं है, वो लोग खाना वगैरह अरेंज करते हैं, आप खाते हो, एंजॉय करते हो, वही रहता है। हाँ सर, मैं अभी आपको सुन सकता हूँ। सर अभी सुनाई दे रहा है? ओके। When the ODOP call us, or do we ourselves have to go there and inquire about it, and which date should we go? Generally they will not call you, they'll mail you. जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना एग्जीक्यूटिव का, योर रजिस्ट्रेशन आईडी आईसीएसए will give to your nearest chapter. So for example, if you are from Bombay, so all Bombay ICSR chapters will get your email ID. So on your email ID, they'll mail you that on this day at this time we are conducting ODOP. If you're interested, fill up the form. So you have to fill up the form. Like that, the process goes. Understood, Sanika?
हाँ यस, वो तो देखो स्टडी मटेरियल तो डीम्ड ही है, आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। पीईटी के जैसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन हो लेने या ना लेने का, क्लासेस भी प्रोवाइड करता है और आईसीएसआई की तरफ से भी आता है, तो आपको मिल ही जाएगा। ओके, एनी अदर डाउट? हाँ बट सर मेरे को आया नहीं है सर, मेरे को ना सर लिमिटेड मैसेजेस ही आ पाएंगे क्योंकि को होस्ट हूँ ना सर मैं, इसीलिए। Prachi, could you please raise your hand so that I can unmute you and you can directly ask your doubt? Thank you. Yes, tell me. 25th, हाँ 25th जुलाई है, बट सिंस ऑलरेडी एक सब्जेक्ट हो रहा है तो वी हैव पोस्टपोन्डेड इट टू 1 अगस्त, तो 25th जुलाई और 1 अगस्त उसका आपको अनाउंसमेंट आ जाएगा। ओके, सी इफ it is tentatively it is 25th July only. If it is been postponed तो it will not get postponed after 1 August. 1 August is ideal date for all the batches, offline online, अहमदाबाद बैंगलोर सब जगह पे वैसा ही है। So if you have already enrolled you will get a message, if you have not enrolled तो वो आपको बता दिया जाएगा कि no, it is not 25, it is 1 August ऐसा। Okay, any student has any doubt please raise your hands, sir. I'll unmute you. Yes भूमि। हाँ तो हम जेके शाह क्लासेस तो बुक्स प्रोवाइड करता ही है, बट साथ साथ आईसीएसआई से भी आएंगे क्या? एनी अदर डाउट, एनीथिंग एल्स? चलो फिर, थैंक यू फॉर योर टाइम। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड माय नंबर टू यू ऑल ऑफ यू, इट इज ऑलरेडी ऑन स्क्रीन। फील फ्री टू कम्युनिकेट, फील फ्री टू टॉक टू अस व्हेनेवर यू विश टू। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, आप लोग आए, इतना सारा सुना आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन क्लास, फिर वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। देखो मैं आप लोगों को एक ऑफलाइन क्लास में ही बैठकर आपको ये सेमिनार ले रहा हूँ, कि मैं आपको उसका, अभी मेरा लेक्चर है तो मैं, ये देखो, तो या तो यहाँ मिलेंगे या तो यहाँ मिले। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप 1 ऑफलाइन बैच रिया कुछ कुछ ब्रांचेस में है, जैसे मुलुंड हैज ग्रुप 1, देन डोंबिवली हैज ग्रुप 1, वाशी हैज ग्रुप 1, अंधेरी हैज ग्रुप 1, ऑनलाइन लाइव हैज ग्रुप 1। अगर आपको December 24 में ग्रुप 2 पहने देना है तो साजिद, ऑनलाइन में ग्रुप 2 है, वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, बट वो इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि वो बैंगलोर से चलता है,
तो वो फैकल्टी आपको इंग्लिश में पढ़ाता है और कुछ नहीं बस। बोरीवली में वी हैव ग्रुप 2, राइट नाउ वी हैव ग्रुप 2, अंधेरी में ग्रुप 1। डन। और आप पहले ग्रुप 1 2 या ग्रुप 2 तो इसका कोई ऐसा टेंशन नहीं है, यू कैन गिव एनी ग्रुप एट एनी टाइम, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट। चलो, थैंक यू।